टुडे वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ लेज़र्स। लास्ट क्लास में हमने लेज़र के प्रिंसिपल और लेज़र सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टडी किए थे। आज हम मेनली टाइप्स ऑफ लेज़र स्टडी करेंगे और उसमें दो टाइप्स ऑफ लेज़र जो हैं आपके सिलेबस में हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ लेज़र में देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ गैस लेज़र, सेकंड वन इज़ सॉलिड लेज़र एंड थर्ड वन इज़ लिक्विड लेज़र एंड फोर्थ वन इज़ सेमी कंडक्टिंग लेज़र। जो इनके नेम में डिफरेंस है गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी कंडक्टिंग, वो डिपेंड करता है इनके एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर, एक्टिव मटेरियल आपने क्या यूज़ किया। अगर आपने एक्टिव मटेरियल गैसियस सिस्टम यूज़ किया है तो वो आपका गैस लेज़र होगा। अगर आपने एक्टिव मटेरियल में कोई सॉलिड मटेरियल यूज़ किया जैसे रूबी क्रिस्टल का रॉड तो वो सॉलिड लेज़र होगा। कोई आपने लिक्विड को एक्टिव मीडियम की तरह यूज़ किया है तो उसे लिक्विड लेज़र कहेंगे। और किसी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को आपने यूज़ किया है एक्टिव सब्सटेंस की तरह से तो उसे हम सेमी कंडक्टिंग लेज़र कहेंगे। यहाँ हम आज सबसे पहले गैस लेज़र को डिटेल में स्टडी करेंगे। गैस लेज़र में है ना हीलियम नियॉन गैस लेज़र। सिलेबस में आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड में मेनली आपके सिलेबस में दो हैं, गैस लेज़र एंड सॉलिड लेज़र। सॉलिड लेज़र में कुछ कमियाँ होती हैं इसलिए हमें हीलियम नियॉन गैस लेज़र जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है सॉलिड लेज़र की कंपैरिजन में, क्योंकि सॉलिड लेज़र में जो लेज़र का आउटपुट मिलता है वो हमें पल्सेटिंग मिलता है। 10⁻⁻² सेकेंड के गैप में पल्सेस में हमें लेज़र लाइट मिलती है। लेकिन जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र है इससे जो हमें लेज़र लाइट मिलती है वो हाईली कोहेरेंट और एकदम कंटिन्यूस, और लाइट का लेज़र बीम जो हमें मिलता है उसका वेवलेंथ होता है 6328 एंगस्ट्रॉम। हीलियम नियॉन गैस लेज़र के लिए हम हीलियम और नियॉन गैसेस का मिक्सचर काम में लेते हैं। ये मिक्सचर या तो 7:1 के रेशो में हो सकता है या 10:1 के रेशो में हो सकता है। और जो हमें लेज़र लाइट मिलती है उसका वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि एक इस तरह से ग्लास का ट्यूब होता है, जैसे हमने पढ़ा है। हमें लेज़र सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, हमारी 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला आपका एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम के लिए हम यहाँ हीलियम नियॉन गैसेस का मिक्सचर लेते हैं, उसे हम इस ग्लास ट्यूब में फिल कर देते हैं। फिर यहाँ हमने रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगा रखे हैं इस ट्यूब के दोनों एंड्स पर, M1 और M2। एक मिरर टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, एक मिरर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। जब इंटेंसिटी लेज़र बीम की बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से लेज़र लाइट बाहर निकलती है। और पंपिंग के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड काम में लिया है और यहाँ पे हमने डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रखे हैं। ये इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम था। डिटेल में हम इससे देखें तो यहाँ पर हमने ये एक ग्लास ट्यूब ले रखी है और इसमें हमने हीलियम नियॉन को 10:1 के रेशो में, ये मोटी पायरेक्स ग्लास की ट्यूब है, इसमें फिल कर रखा है। ये जो ग्लास ट्यूब हमने ली है इसका डायमीटर 2 मिलीमीटर और इसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है। और इसमें हमने 1 mm मरकरी के प्रेशर पे ये इस गैस का प्रेशर मेंटेन कर रखा है। ये जो हमने ट्यूब ली है ग्लास ट्यूब, इसके दोनों एंड्स पर हमने बोरोसिलिकेट ग्लास की विंडोज़ लगी हुई हैं। इसमें ये विंडोज़ ये बोरोसिलिकेट ग्लास की विंडोज़ हैं और ये दोनों विंडोज़ जो हैं ऑप्टिकली प्लेन हैं और दोनों जो विंडोज़ हैं इन बीच में जो एंगल है वो ब्रूस्टर एंगल पे ये इस ट्यूब के सिरों पर ये जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर हमने ये 2 मिरर रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगा रखे हैं RR एंड इस ट्यूब के एंड पे। और ये जो रिफ्लेक्टिंग मिरर हैं ये पॉलिश्ड मिरर हैं जिनका हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पॉलिश कर रखी है। और ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर, और इधर ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हमने यहाँ पे ये एक्साइटर लगा रखा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। इसका वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए अभी हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हीलियम नियॉन गैस का भी एनर्जी लेवल डायग्राम हम नेक्स्ट शीट में एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम यहाँ पर पावर सप्लाई शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीलियम और नियॉन गैस के एटम से टक्कर करते हैं और उनसे कॉलिजन करके उन्हें एनर्जी देते हैं। और उन ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हीलियम और नियॉन के एटम्स को वो पंप करके ग्राउंड स्टेट से ऊपर मेटा स्टेबल स्टेट में पहुंचा देते हैं
और वो जो मेटास्टेबल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जब ये कॉलिजन होता है तो उसमें से कुछ एक्साइटेड हीलियम के जो एटम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के नियॉन के एटम्स को अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो एटम की काइनेटिक एनर्जी होती है उससे उनको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एक्स्ट्रा एनर्जी और मिलती है। इस तरह से हीलियम जो एटम होता है उसका मेन पर्पस होता है कि वो नियॉन के एटम्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन वहाँ क्रिएट करवा देता है। वो नियॉन के एटम्स को मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचा के नियॉन के एटम्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हीलियम जो है वो इस मिक्सचर में यूज़ किया जाता है। यहाँ हम इसे एनर्जी लेवल डायग्राम से देखते हैं। देखिए, ये हीलियम नियॉन लेज़र का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये इधर हमने ये हीलियम के एनर्जी लेवल लिए हैं। ये हीलियम का ग्राउंड स्टेट है, ये हीलियम का एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ हमने ये नियॉन के एनर्जी लेवल्स लिए हैं। ये नियॉन का ग्राउंड स्टेट है और ये नियॉन के एक्साइटेड एनर्जी लेवल हैं। ये नियॉन का मेटास्टेबल जो स्टेट है वो है मेटास्टेबल स्टेट। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट होती है जिसमें जो लाइफ टाइम होता है एटम का स्टे का वो लॉन्गर होता है अदर एक्साइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसमें लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है, जो अदर एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स लॉन्गर होता है। तो यहाँ एटम का स्पॉन्टेनियसली इमिशन नहीं होता है लोअर स्टेट में, वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर लॉन्गर टाइम तक स्टे करता है, और इस वजह से इस हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है और लोअर ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स का पॉपुलेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और हमारे को यहाँ पर नियॉन एटम में पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन मिल जाती है। उसके बाद हम स्टिमुलेटेड इमिशन करवाने के लिए एक स्टिमुलेटिंग फोटोन इस पर डाल के स्टिमुलेटेड इमिशन करवा सकते हैं और इस तरह से हमें लेज़र लाइट मिलती है। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को हम एक बार डिटेल में देखते हैं। हमने जो हमारा ग्लास ट्यूब था उस पर जब हमने पावर सप्लाई ऑन किया उसमें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गैस का आयनाइजेशन हुआ। गैस के आयनाइजेशन से हमें पता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन ने हीलियम और नियॉन गैस के एटम से टक्कर करी। उन एटम से टक्कर करके उनको अपना एनर्जी ट्रांसफ़र किया और उनको हीलियम नियॉन गैस के जो एटम जो ग्राउंड स्टेट में थे उनको एनर्जी देके उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया। तो पहले क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हीलियम का एटम ग्राउंड स्टेट में था, इससे इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और इलेक्ट्रॉन ने इस हीलियम के एटम से टकरा के, ये इलेक्ट्रॉन गैस के आयनाइजेशन में फ्री हुआ। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हीलियम के एटम से टकराया और टकरा के इस हीलियम के एटम को अपनी एनर्जी दे दी। अब ये हीलियम का एटम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और यहाँ से ये हीलियम का एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, जो कि है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो एनर्जी लेवल है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, इसमें पहुंच गया। ये इसका मेटास्टेबल स्टेट है। अब ये जो हीलियम का जो एक्साइटेड स्टेट में हाई एनर्जी का जो ये एटम है, ये हीलियम स्टार, ये ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए नियॉन के एटम से टक्कर करेगा। ग्राउंड स्टेट में कोई लोएस्ट एनर्जी का नियॉन का एटम था, उससे इसने टक्कर करी और उससे टक्कर करके इस हीलियम के एटम ने अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी इस नियॉन के एटम को ट्रांसफ़र कर दी और खुद अब लोएस्ट एनर्जी का हो गया, खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया और नियॉन के एटम को एक्साइटेड कर दिया, नियॉन के एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ स्टार का मतलब है ये हमारा इस इंडिकेशन है कि वो एटम अपना ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो एक्साइटेड स्टेट में एक्स्ट्रा एनर्जी लिए हुए है वो एटम। तो हीलियम स्टार ने इंटरेक्ट किया ग्राउंड स्टेट के नियॉन से और फिर ये हीलियम ने अपनी सारी एनर्जी दे दी, हीलियम आ गया ग्राउंड स्टेट में और नियॉन हो गया एक्साइटेड स्टेट में, नियॉन स्टार। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नियॉन के एटम की एक्साइटेड स्टेट है जो कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एक्साइटेड नियॉन का एटम है, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है। अब जब ये नियॉन का एटम अपनी इस मेटास्टेबल स्टेट से इस एक्साइटेड स्टेट जो कि
20.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर है। इसमें जंप करेगा, इसमें पहुंचेगा तो जो ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ है वो होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। तो इस वेवलेंथ का वो फोटोन इमिट करेगा और इस तरह से हम स्टिमुलेटिंग इमिशन करवाएंगे और स्टिमुलेटिंग इमिशन से हमारे को कई सारे इस तरीके के पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन यहाँ बन चुकी थी, तो उसके कारण बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स इस मेटास्टेबल स्टेट में थे, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और हमने स्टिमुलेटेड इमिशन करवाने के लिए एक स्टिमुलेटिंग फोटोन भेजा, जिसने यहाँ एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इनको डी एक्साइट किया। डी एक्साइट होके ये ग्राउंड स्टेट में आए तो हमें काफ़ी सारे फोटॉन्स मिले जो कि सेम फेज में हैं और जिनका वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम है। ये जो फोटॉन्स हैं, ये जो हमारी ग्लास की जो ट्यूब थी उसमें जो गैस का मिक्सचर था उसमें से ये फोटॉन्स गुजरते हैं और जो ट्यूब का एक्सिस है उसके पैरेलल ये फोटॉन्स मूव करते हैं और फिर जो दोनों सिरों पर मिरर्स लगे हुए थे उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस उस सिस्टम में ही वापस उस ट्यूब में ही लौट के आ जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये मल्टीपल टाइम होता रहता है, मल्टीपल टाइम इन फोटॉन्स का रिफ्लेक्शन होता रहता है उस ट्यूब के दोनों एंड्स पे जो मिरर लगे हुए हैं उनसे। और ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि जो फोटॉन्स हैं उनका बहुत सारा ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो जाता और हमें बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम फेज़ में नहीं मिल जाते हैं। और जब फोटॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका सबका फेज सेम है तो उनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे लेज़र बीम के रूप में हमें लाइट मिलती है या फोटॉन्स मिलते हैं, फोटॉन्स की बीम मिलती है जो कि 6328 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो आपका लेज़र ट्रांजिशन अगर पूछा जाए कौन सा है तो 20 नियॉन के एटम की में जो एनर्जी लेवल है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी लेवल है उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन बेसिकली आपका लेज़र ट्रांजिशन कहलाता है। और जब 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एक्साइटेड स्टेट में एटम आ जाते हैं तो यहाँ से फिर उनका ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ से उनका 10⁻⁸ सेकेंड टाइम के बाद अपने आप ही स्वतः उत्सर्जन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो जाता है और फिर वो दूसरे एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और फिर उस एक्साइटेड स्टेट से वापस उनका ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। इस तरह से नियॉन के एटम वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और फिर ये जो फोटॉन्स निकले, ये फोटॉन्स उस गैस के मिक्सचर में मूव करते रहते हैं और वो फिर टकराते हैं ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हीलियम नियॉन के एटम से, उनको एक्साइट करते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाते हैं कि उनका टोटल इंटेंसिटी और उनका टोटल एनर्जी मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर को पेनिट्रेट करके उस ग्लास ट्यूब में से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हीलियम नियॉन गैस लेज़र से हमें कंटिन्यूस लेज़र बीम मिलती है, पल्सेटिंग लेज़र बीम नहीं होती है। तो हीलियम नियॉन गैस लेज़र की यही खासियत है कि ये लेज़र लगातार काम कर सकता है और आपको हाईली कोहेरेंट लाइट का कंटिन्यूस बीम मिलता है जिसका वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सॉलिड लेज़र के बारे में और सॉलिड लेज़र में जो है आपका वो है रूबी क्रिस्टल लेज़र, उसे स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।